देखो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का रिफंड ऑफ टैक्सेशन। आपने जो भी जीएसटी पे किया है और जीएसटी के बाद आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास कोई बैलेंस है तो उस बैलेंस का आप क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो देखो रिफंड की जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 58 में प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। सेक्शन 54 जो रिलेट करता है रिफंड ऑफ टैक्सेशन से, सेक्शन 55 जो बताता है रिफंड इन द सर्टेन केसेस, कुछ स्पेशल केसेस है उसमें रिफंड के बारे में। सेक्शन 56 आपको बताता है इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड, अगर रिफंड डिले हो जाता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेक्शन 57 आपसे डील करता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सेक्शन 58 आपसे डील करता है कि आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स आते हैं उनका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाता है। हम बात करेंगे सेक्शन 54 की, जिसमें रिफंड के प्रोविजंस बता रखे हैं कि रिफंड किन किन सिचुएशंस में मिलता है, आपको रिफंड अगर क्लेम करना है तो क्या टाइम लिमिट रहती है, वो सारा इसके अंदर बता रखा है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफंड ऑफ टैक्सेस। सेक्शन 54 में बता रखे हैं CGST एक्ट 2017 के। इसमें फर्स्ट है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, देखो एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है, बेसिकली आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चैप्टर में भी रीड किया है। आपको एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है। सबसे पहले फर्स्ट है कि अगर आपने परचेज करते हुए एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी आइटम आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले वो आपने परचेज किया तो उस पर आपने टैक्स पे कर दिया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है। ओके, अब आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करते समय आपका IGST लगता है तो आपने IGST पे किया। तो IGST अगर आप पे कर चुके हो तो IGST का पेमेंट आप जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC पड़ा हुआ है उसको यूज करके आप IGST का पेमेंट कर दोगे आगे। क्लियर है? तो आप फर्स्ट आपके पास एक्सपोर्ट करने का तरीका होता है कि आप IGST का पेमेंट कर दो आगे। IGST का पेमेंट करने के लिए अगर हमारे क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस है तो वी कैन यूटिलाइज दैट बैलेंस फॉर द पेमेंट ऑफ द IGST। ओके, हमने IGST का पेमेंट कर दिया उस क्रेडिट लेजर को यूज करके। तो जो भी टैक्सेस आप पे करते हो, IGST यू हैव पेड ऑन द एक्सपोर्ट, तो उस IGST का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में आपको जो आउटपुट टैक्स अगर आपने पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। क्लियर है? पहला तरीका तो ये है एक्सपोर्ट करने का। सेकेंड तरीका ये है कि आपने परचेज करते समय तो आपने टैक्स भरा है, उसका आपने ITC ले रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा है। तो सेकंड होता है कि आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST भी कर सकते हैं। फर्स्ट है तो विथ पेमेंट ऑफ IGST और सेकंड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। आप IGST का पेमेंट ही मत करो। तो एक्सपोर्ट में हमने आउटपुट टैक्स तो पे नहीं किया, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC दिख रहा है हमारे, और वो हमारे काम आना नहीं है क्योंकि हम IGST का पेमेंट करते नहीं आगे। तो वो जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको शो हो रहा है आपके क्रेडिट लेजर में, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट के केस में आप IGST का अगर पेमेंट करते हो, मीन्स यू आर पेइंग द आउटपुट टैक्स एज IGST, देन यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ द IGST। एंड द सेकंड वन इज इफ यू आर नॉट पेइंग द IGST ऑन द एक्सपोर्ट, then the unutilized ITC in the electronic credit ledger that can be refunded. ओके, तो दो तरीके होते हैं एक्सपोर्ट के केस में। थर्ड तरीका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो हम कभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे इंडिया में ही हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बट उसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, हमेशा सेपरेट ट्रीट करते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कभी भी हम गुड्स सेल करते हैं तो इस केस में वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को भी कभी भी हम सेल करते हैं तो उस पर अपना टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो इन सबसे रिलेटेड हम रिफंड के प्रोविजंस देखने वाले हैं। इवन एक नॉर्मल पर्सन है, उसके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसका रिफंड कैसे क्लेम करेंगे, उससे रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस को हम वन बाय वन रीड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 54 में हम बात करते हैं फर्स्ट को एक्सपोर्ट। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, आप या तो गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, या आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को, वो भी आपका डीम्ड एक्सपोर्ट होता है। यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को कर रहे हैं ऑन द पेमेंट ऑफ IGST। देखो दो तरीके हैं एक्सपोर्ट के, या तो आप IGST का पेमेंट कर दो या नहीं करो। अगर कर देते हो तो IGST का रिफंड मिल जाएगा, और अगर आप IGST का पेमेंट नहीं करते हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में जो अनयूटिलाइज्ड ITC है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अभी हम IGST का पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो IGST का जो पेमेंट कर रहे हो उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड क्लेम मिल जाएगा। तो इन द केस वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड, अगर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो
और द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट, या फिर आप गुड्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को आप दे रहे हैं ऑन द पेमेंट ऑफ IGST के पेमेंट पे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उस केस में आपने जो IGST पे किया है आगे, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। देन द रिफंड ऑफ सच IGST पेड ऑन द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इज अवेलेबल, तो उसका आपके पास रिफंड अवेलेबल है। क्लियर है? कौन से सेक्शन की हम बात करते हैं? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी ऑफ CGST एक्ट। क्लियर है? ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी ऑफ IGST एक्ट, IGST एक्ट, इसके तहत आप क्या कर सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड ITC। देखो सेकंड मैंने बताया कि एक्सपोर्ट अगर आप करते हो, IGST का पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट पड़ा हुआ है उसका आप रिफंड क्लेम कर लो। ठीक है? तो इन द केस एक्सपोर्ट और सप्लाई टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट इज विदाउट पेमेंट ऑफ IGST और द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो इस केस में आपके क्रेडिट लीजर में जो अनयूटिलाइज्ड ITC है उसका आप रिफंड क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, उसका रिफंड आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलपर को, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में अगर आप कभी भी कोई सप्लाई करते हो तो दे आर ट्रीटेड एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट, और उन डीम्ड एक्सपोर्ट पे भी, यानी वो एक्सपोर्ट की तरह ही सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट में भी, तो उस केस में भी आपको रिफंड अलाउड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्सपोर्ट आप IGST पे कर रहे हो तो उसका रिफंड क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर आप IGST पे नहीं करते हो तो क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज्ड ITC है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो ये तो क्रेडिट लेजर की बात हो गई। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, यानी कैश लेजर का मतलब यू डिपोजिटेड द अमाउंट इन द कैश इन द योर लेजर, आपने खुद ने कैश जमा कराया आपके लेजर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लाइक यू हैव पेड ₹1 लाख, बट हमारे पास केवल 30,000 यूज़ आया, 70,000 लास्ट 6 मंथ से पड़ा हुआ है, कोई यूज़ नहीं आ रहा, आगे सप्लाई नहीं हो रही है, या हम क्रेडिट लेजर से यूज़ कर लेते हैं उसको, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं? रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर में भी क्लेम्ड। आप चाहें तो उसका भी क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? रिफंड ऑन द अकाउंट। देखो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने एडवांस पेमेंट ले लिया, किसी से कि कोई स्टूडेंट है कि मुझे ट्यूशन क्लासेस करनी है, मैंने कहा ठीक है आप 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दो। उसने मुझे 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दिया और मैंने उसको बोला कि आपका बैच जो है वो अक्टूबर 2020 में स्टार्ट होगा। ओके, अब क्या हुआ कि मैंने उससे पैसा ले लिया और उस पर इन्वॉइस भी उसको इशू कर दिया और उस पर टैक्स लगा दिया, और वो टैक्स का पैसा आई हैव डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे पास पेमेंट आ गया तो मैंने आगे गवर्नमेंट को भी वो टैक्स क्या कर दिया? जमा करा दिया। बट नाउ इन द अक्टूबर 2020 जब आया तो मैंने वो बैच कैंसिल कर दिया, मैंने मना कर दिया कि मैं अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी ड्यू टू सम रीजंस। तो इस केस में मुझे उसको वापस से रिफंड करना पड़ गया 10,000 रुपये। तो मेरे को आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, जबकि वो सर्विसेज मैंने आगे प्रोवाइड ही नहीं करे, तो जो मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ उसका मैं रिफंड क्लेम कर दूंगी। ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट 5th पॉइंट यही बात करता है, रिफंड ऑन द अकाउंट ऑफ द टैक्स पेड ऑन ए सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर सप्लाई जो आपने प्रोवाइड ही नहीं कराई उसका भी आप क्या कर सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो, ईदर होलीली और पार्टली, एंड फॉर विच द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशू, और जिसके रेस्पेक्ट में आपने इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किया हो। देखो इनवॉइस इशू नहीं करते तो इस केस में रिसिप्ट वाउचर इशू कर देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन अगर आपको पैसा देके जाएगा उसके रिगार्डिंग आप टैक्स पे कर रहे हो, तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर आपने इशू कर दिया होगा। क्लियर है? क्योंकि कोई पर्सन एडवांस पेमेंट करता है तो हम उसको इनवॉइस इशू नहीं करके कभी कभी उसको रिसिप्ट वाउचर इशू कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है रिफंड ऑफ द टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। हमने गलती से किसी से टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, लाइक एग्जम्प्टेड गुड्स था तो भी उसको टैक्स चार्ज कर लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। इज दैट CGST SGST अगर इंटर स्टेट है तो, सब्सिक्वेंटली हेल्ड अगर IGST अगर इंटर स्टेट है तो उसका भी आप क्या कर सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो। यानी गलती से किसी से टैक्स चार्ज कर लिया तो उस केस में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफंड ऑफ द IGST पेड बाय द टूरिस्ट। कोई टूरिस्ट है उसने IGST पे किया, दैट टूरिस्ट लिविंग इंडिया, वो छोड़ के जा रहा है इंडिया, ऑन एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया। तो उसने अगर टूरिस्ट ने कोई IGST पे किया है तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है? उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, टैक्स बिकम्स रिफंडेबल। कभी कभी आपका केस जैसे अपील में चल रहा है,
आपने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है, अपील चल रही है, अपील में डिसीजन आया, कोर्ट का ये डिक्री आ गया, डिक्री का मतलब ऑर्डर है ना, कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, आपसे गलती से चार्ज कर लिया, तो इस केस में भी रिफंड बन जाता है, तो वो भी रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स बिकम्स रिफंडेबल as a consequences of the judgment, decree, order or the directions of the appellate tribunal। appellate tribunal के directions पे, जजमेंट पे, डिक्री पे, ऑर्डर पे, यानी उनके ऑर्डर पे भी आपका रिफंड ड्यू हो सकता है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट होता है। प्रोविजनल का मतलब हम एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स पे कर देते हैं, लाइक वी हैव पेड द टैक्सेशन ऑफ ₹1,50,000 एंड व्हेन द फाइनल असेसमेंट डन then the tax liability arises only ₹1,20,000। so we have paid ₹150 on the provisional assessment, rather final assessment declared on the ₹1,20,000 तो 30,000 we have paid in advance, यानी एक्स्ट्रा हमने पे कर दिया। तो एक्स्ट्रा जो 30,000 का पे कर दिया आपने प्रोविजनल असेसमेंट में, तो दैट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द रिफंड। ओके, तो ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट, यानी फाइनल असेसमेंट होने पे, इफ एनी टैक्स बिकम्स रिफंडेबल, अगर कोई टैक्स का पैसा रिफंडेबल हो जाता है टैक्स पेयर को, देन इन सच केस उसको भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ द टैक्सेस ऑन द परचेजेस मेड बाय द यूएन बॉडीज। जो यूएन बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज है, अगर वो भी कुछ सामान खरीदती है तो उन्होंने जो टैक्स पे किया है उसको भी रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड ऑफ द टैक्सेस ऑन द परचेजेस मेड बाय द यूएन बॉडीज, एम्बेसीज। तो टोटल यहाँ पर 10 आपने प्रोविजंस पढ़े हैं जिसमें आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो केसेस, यानी किन किन केसेस में आपको रिफंड मिल रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट के केस में आईजीएसटी पे किया तो उसका रिफंड ले लो। अगर आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया तो क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका रिफंड ले लो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो उसका रिफंड ले लो। इसके अलावा आपने सर्विसेज आगे प्रोवाइड नहीं कराई, टैक्स पे कर चुके हो तो उसका रिफंड ले लो। तो देयर आर वेरियस केसेस, लाइक टूरिस्ट ने अगर कुछ पे किया तो उसका रिफंड, यूएन बॉडीज ने कोई परचेज किया तो उसका रिफंड। तो देयर आर वेरियस रिफंड। अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं, 10 कैटेगरी जो हमने अभी डिस्कस करी है, तो इनका रिफंड आपको अवेलेबल है। नाउ वी हैव टू नो, हमें ये पता होना चाहिए कि इनका रिफंड कैसे क्लेम करें। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लेमिंग द रिफंड, देखो इसमें क्या होता है कि अपने को रिफंड क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है RFD01। तो आपको RFD01 फाइल करना है। जैसे ही आप फाइल करोगे तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी रिफंड के लिए। क्लियर है? तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, रिफंड क्लेम कर रहा है ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेड। अगर उससे कोई भी अमाउंट पे करिए उसका, अगर उसको रिफंड चाहिए तो उसको रिफंड के लिए एक फॉर्म फाइल करना होगा, दैट इज RFD01। देन वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर्म नंबर GST RFD01 में इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द GST कॉमन पोर्टल। ओके, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 89 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग। हाउ एवर इन द केस ऑफ द रिफंड ऑफ IGST, देखो नॉर्मल अगर आपको रिफंड चाहिए तब तो आपको RFD01 फाइल करना है, बट एक्सपोर्ट का केस है, और उस पर आपने IGST पे किया और उसका IGST का आपको रिफंड चाहिए, तो इस केस में अगर आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया है तो शिपिंग बिल फाइल करने के बाद आपको RFD01 वापस से फाइल करने की जरूरत नहीं है। शिपिंग बिल फाइल कर दिया, इसका मतलब वो एक इस बात का इंडिकेशन होता है कि हम रिफंड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो हाउएवर इन द केस ऑफ द रिफंड ऑफ द IGST, अगर आपने को किसका रिफंड चाहिए, IGST का रिफंड चाहिए, पेड ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका अगर अपने को रिफंड चाहिए तो देयर इज नो नीड टू फाइलिंग सेपरेट रिफंड क्लेम, अपने को सेपरेट रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है इन द रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म GST RFD01 सिंस द शिपिंग बिल फाइल्ड, जो आप ऑलरेडी शिपिंग बिल आपने फाइल किया है बाय द एक्सपोर्टर इज इटसेल्फ ट्रीटेड एज अ रिफंड क्लेम। तो आपने शिपिंग बिल फाइल किया वो ऑटोमेटिकली रिफंड क्लेम ट्रीट कर लिया जाता है। शिपिंग बिल फाइल्ड बाय द एक्सपोर्टर जो भी शिपिंग बिल फाइल करता है शैल बी डीम्ड एन एप्लीकेशन फॉर द रिफंड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फाइल ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म RFD01। ओके, तो नॉर्मल अगर अपने को रिफंड चाहिए तो वी हैव टू फाइल द फॉर्म नंबर RFD01, बट अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हमने IGST पे करके एक्सपोर्ट किया है, तो उस IGST का अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको कोई सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है RFD01। आप केवल शिपिंग बिल जो आपने फाइल किया है वो फाइल कर दो, वो इस बात का प्रूफ होता है कि यू हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिफंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं।
देखो नेक्स्ट फर्दर ए रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिफंड क्लेम कर रहा है ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर। समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में आपने पैसा जमा कराया, 1 लाख रुपीज जमा कराया, 70,000 काम आ गया, 30,000 का बैलेंस रखा हुआ है, आगे यूज नहीं आ रहा है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो फर्दर ए रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर के किसी भी बैलेंस पे रिफंड के लिए क्लेम कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 में क्लेम द रिफंड। वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में ज़्यादा जमा करा रखा है, उसका रिफंड क्लेम करना है, तो वो कैसे रिफंड क्लेम कर सकता है? उसका रिफंड अगर उसको क्लेम करना है कैश लीजर का, तो वो जीएसटीआर जो फॉर्म्स वो फाइल करता है रेगुलरली मंथली बेसिस पे, जीएसटीआर 3, 4, 7 अगर आप जो भी फाइल करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि क्या होता है जीएसटीआर 3 नॉर्मल पर्सन पे एप्लीकेबल होता है, कंपोजिशन स्कीम का डीलर है तो जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे क्या होता है कि पर्सन बाय पर्सन यहाँ पर फॉर्म्स भी चेंज होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में अगर आपने ज़्यादा जमा करा रखा है, यू वांट टू अप्लाई फॉर द रिफंड, तो आप इन रिटर्न्स में भी क्या कर सकते हैं, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटीआर 3, 4, 7 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसमें। एंड द रिटर्न फर्निश्ड, सच रिटर्न फर्निश शैल बी डीम्ड टू अ रिफंड क्लेम, और जो आपने रिटर्न फर्निश किया है उसे क्या मान लिया जाता है, रिफंड क्लेम मान लिया जाता है, फाइल्ड अंडर सेक्शन 54। क्लियर है? ठीक है। प्रेजेंटली अभी प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर आपके पास, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म तो भरती हैं जीएसटीआर 3, 4 और 7 जो भी है आपका, उसमें भी आप रिफंड क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, जीएसटी आरटी 01A, दैट इज फाइल, अभी प्रेजेंटली वही फाइल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर के रिफंड के लिए। तो प्रेजेंटली द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ द बैलेंस, अगर आपको कोई भी बैलेंस रिफंड चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में, तो अभी एट प्रेजेंट कौन सा फॉर्म फाइल हो रहा है, RFT 01A फॉर्म फाइल हो रहा है। वाइल फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते समय द एप्लीकेंट्स नीड टू सेलेक्ट, देखो आप रीजन आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों रिफंड लेना चाहते हो, तो आपको साथ में रिफंड क्लेम के साथ साथ यू हैव टू गिव द रीजंस। और आप रीजन क्या करोगे कि हमारा एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है कैश लीजर में जो यूज नहीं आ रहा है, सो वी वांट रिफंड। तो यहाँ पर वाइल फाइलिंग द रिफंड क्लेम द एप्लीकेंट नीड्स टू सेलेक्ट द रीजन ऑफ रिफंड एज अ रिफंड ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सेस बैलेंस इन द कैश लीजर। हम यहाँ पर क्या रीजन क्या डालेंगे कि एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास इसलिए। ठीक है। देयर आफ्टर द बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर इज ऑटो पॉपुलेटेड इन द सेट रिफंड एप्लीकेशन। यहाँ पर जो भी बैलेंस अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ऑटो पॉपुलेट का मतलब ऑटोमेटिकली शो हो जाता है इन द सेट रिफंड एप्लीकेशन। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में अगर आपके पास ज़्यादा बैलेंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड, या तो आप नॉर्मल जो फॉर्म्स भरते हैं 3, 4, 7 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसमें डाल दें। प्रेजेंटली वैसे RFT 01A में भी अप्लाई हो रहा है और आपको जितना रिफंड अप्लाई करना है यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है। द एप्लीकेंट एंटर्स, एप्लीकेंट क्या करेगा, रिफंड का अमाउंट एंटर करेगा टू बी क्लेम्ड एंड द कैश लीजर इज डेबिटेड। जैसे ही आप कैश लीजर में रिफंड के लिए अप्लाई करोगे कैश लीजर डेबिट हो जाएगा, और अगर रिफंड रिजेक्ट हो गया बाद में तो वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो जैसे ही रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर आपका ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। रिफंड क्लेम फाइल करना है अपने को। ठीक है। द सप्लाईज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, जो भी सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट होती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को अगर कोई सप्लाई करते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को कोई सप्लाई करते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ये सप्लाईज रिगार्डेड एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, जो भी सप्लाई जो डीम्ड एक्सपोर्ट होती है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज रिगार्डेड एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, जो भी सप्लाई जो डीम्ड एक्सपोर्ट होती है तो उसमें कोई भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रिसिपिएंट हो चाहे वो सप्लायर हो, कोई भी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। आर अलाउड टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन, कोई भी यहाँ पर सप्लायर भी कर सकता है रेसिपिएंट भी कर सकता है। ठीक है। लाइक मिस्टर ए है, वो सप्लाई कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो यहाँ पर क्या है, रेसिपिएंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, तो यहाँ पर सप्लायर जो है वो भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, रेसिपिएंट भी रिफंड एप्लीकेशन के लिए कर सकता है। क्लियर है? बट जैसे लाइक मिस्टर ए हु इज सप्लाइंग द सप्लायर, ही वांट्स टू अप्लाई फॉर द रिफंड, लाइक उसने IGST पे किया, वो रिफंड चाहता है, तो वो रिफंड तभी ले सकता है जब सामने वाले को ITC नहीं चाहिए। मींस रेसिपिएंट ये अंडरटेकिंग दे दे कि मुझे ITC नहीं चाहिए तो सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके। तो सप्लायर कैन अप्लाई फॉर द रिफंड ओनली इफ द रेसिपिएंट डजंट वांट टू अवेल द ITC, अगर वो ITC अवेल नहीं करना चाहता है तो उसको मिलेगा। ठीक है। तो सप्लायर कैन सीक द रिफंड, सप्लायर रिफंड ले सकता है ओनली इन द केस वेयर द रेसिपिएंट डजंट अवेल
इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच सप्लाई, और उसके रिगार्डिंग उसने अंडरटेकिंग भी दे दी है। एंड फर्निशेस एंड अंडरटेकिंग, और उसने एक अंडरटेकिंग भी दे दी इस बात की दैट द सप्लायर कैन क्लेम द रिफंड, यानी रेसिपिएंट बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए आईटीसी, सप्लायर क्या कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है, तो ही इस केस में उसको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाईज टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। देखो कभी भी अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लायर को कभी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुड सप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर द रिफंड, रिफंड की जो एप्लीकेशन है शैल बी फाइल्ड, कौन फाइल करेगा, बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स। जैसे लाइक मिस्टर ए जो सप्लाई कर रहा है वो अगर अप्लाई करता है रिफंड के लिए, तो वो अप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही काम आना चाहिए और वहाँ के जो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस है उसी पर्पस के लिए काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स तो डिलीवर कर दिया बट इट इज यूटिलाइजिंग ओनली फॉर अदर पर्पसेस और इट इज यूटिलाइजिंग बाय अदर यूनिट, यू आर डिलीवर्ड ओनली टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आफ्टर दैट इट इज यूटिलाइजिंग इन द अदर यूनिट, इट शुड नॉट बी डन। Okay, so it should be used, the supplies which is made in the special economic zone, that must be used only for the authorized operation of the special economic zone. Okay, तो सप्लायर ऑफ द गुड्स यानी वो रिफंड के लिए तभी अप्लाई कर सकता है सप्लाई आफ्टर सच गुड्स हैव बीन एडमिटेड, वो गुड्स एडमिट यानी हो चुके हो, एंटर हो चुके हो और यूज कर चुके हो इन द फुल in the special economic zone for the authorized operations as endorsed by the specified officers of the zone। जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है उसने जो एंडोर्स किया उसके अकॉर्डिंग, ओके, यानी उनके अकॉर्डिंग ऑफिसर डिसाइड करता है द ऑथराइज्ड ऑपरेशन एंड दैट ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए वो आपने यूज किया गुड्स। सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज का सप्लायर अलॉन्ग विद सच एविडेंस रिगार्डिंग, यानी यहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग एविडेंस भी मिल गया है कि दैट गुड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ओके, तो कुल मिला के रिफंड क्लेम में अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है तो इस केस में रेसिपिएंट सप्लायर कोई भी अप्लाई कर ले, बट सप्लायर अगर अवेल करता है तो रेसिपिएंट अगर आईटीसी नहीं लेना चाहता है तो सप्लायर ले सकता है। तो यहाँ पर सप्लायर इफ ही वांट टू क्लेम फॉर द रिफंड देन इन सच केस ही वांट टू टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट दैट ही डिडंट अवेल द ITC and he don't want to avail the ITC, and in the case of the special economic zone if the supplier want to avail the ITC then he can avail the ITC only when the goods which is supplied in the special economic zone that is being used for the authorized operation of the special economic zone, and an evidence has also been received regarding that fact. Okay, नेक्स्ट सप्लाईज बाय द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। अगर देखो कभी भी जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने बात करी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी कोई भी होता है, तो इस केस में क्या है कि एक उनके पास ये होता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। वो अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको एडवांस टैक्स जमा कराना है, दैट विल बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, अब उन्होंने गुड सप्लाई कर दिया, गुड सप्लाई करने के बाद टैक्सेशन टैक्स पे कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके उन्होंने टैक्सेस पे कर दिया। आफ्टर दैट टैक्स पे करने के बाद भी ए रिमेनिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, उन्होंने उनका क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज वैलिड ओनली फॉर द 90 days और द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक ही वैलिड रहता है और उस डेट तक वो सप्लाई कर सकते हैं और सप्लाई करने तक उनका जो भी टैक्स ड्यू है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके पे कर दिया। आफ्टर दैट इफ एनी बैलेंस रिमेनिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देन दे कैन अप्लाई फॉर द रिफंड, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो the amount of the advance tax deposited by the casual taxable person or non-resident taxable person shall be refunded only when such person, देखो उसको रिफंड मिलना है तो उसने जितने टाइम के लिए उसको रजिस्ट्रेशन मिला था उतने टाइम तक के उसने सारे रिटर्न फाइल कर दिए हो और उसने सारे टैक्सेस का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद अगर कैश लेजर में कोई बैलेंस रिमेनिंग हो तो ही उसको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, तो shall be refunded only when such person has in respect of the entire period for which the certificate of registration is granted to him, जितने पीरियड के लिए उसको सर्टिफिकेट मिला था उतने पीरियड का उसने सारे रिटर्न्स क्या कर दिए, फर्निश कर दिए। क्लियर? फर्दर द रिफंड ऑफ एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट का रिफंड आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्स पेबल बाय द एप्लीकेंट आउट ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिट, यानी उसने जो भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया था उसके अगेंस्ट में जो भी टैक्स उसका बनता है सब एडजस्ट हो जाएगा और वो जो भी रिफंड है वो लास्ट जो रिटर्न उसका फाइल होगा उस लास्ट रिटर्न में वो रिफंड के लिए क्या कर देगा, क्लेम कर देगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करें हम टाइम लिमिट।
अगर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो टाइम लिमिट क्या रहती है, तो टाइम लिमिट विद इन विच द रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड। आपको ऐसा नहीं कि रिफंड कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो तब आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। रिफंड क्लेम मस्ट बी विद इन द टाइम लिमिट। ओके, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, रिफंड क्लेम करता है, इफ एनी कुछ भी, देन पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन, वो यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है आगे रिफंड क्लेम के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ द 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, रेलिवेंट डेट के 2 साल के अंदर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। रेलिवेंट डेट का क्या मीनिंग है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट रेलिवेंट डेट के विद इन 2 years वो यहाँ पर क्या कर सकता है, रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम रेलिवेंट डेट की।